In this video, we will try to cover PT 365, a polity subject. So, in this video, there will be two parts. In first part, we will try to cover up to judiciary, and in second part, we will try to cover remaining topics. ओके तो सबसे पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया गया है लोकसभा में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 129 अमेंडमेंट बिल 2024। इसमें कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि आर्टिकल 82A इंसर्ट करने की बात हुई है, जिसमें ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए साइमल्टेनियसली। और आर्टिकल 83 में ये डिफाइन करा गया कि अनएक्सपायर्ड टर्म, मिड टर्म, ये हैं क्या, इनको डिफाइन करा गया है। तो अनएक्सपायर्ड टर्म जैसे कि एक लोकसभा है, सेटअप है, वो 5 साल के टर्म के लिए, बट ड्यू टू सम रीजन वो डिजॉल्व हो गई 3 ही साल में। तो जो बचे 2 साल हैं वो अनएक्सपायर्ड टर्म है। तो मिड टर्म इलेक्शन की जो बात हो रही है वो उस अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए मिड टर्म इलेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कुछ अमेंडमेंट्स हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन की फिजिबिलिटी चेक करने के लिए रामनाथ कोविंद कमेटी सेटअप हुई थी फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पे, to check the feasibility of simultaneous election in India। तो जो ये जनरल इलेक्शन होंगे लोकसभा में और लेजिस्लेचर में, वो साथ ही में होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि वोटिंग अक्रॉस कंट्री फॉर ऑल इलेक्शन नीड टू हैपन ऑन अ सिंगल डे। इलेक्शन जो है फेजेस में हो सकते हैं। तो 1967 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन चलते थे इंडिया में, जैसे 1951 में हुआ, 57 में, 62 में, 67 में। बट ये साइकिल डिसरप्ट हो गई जब कुछ स्टेट लेजिस्लेचर जो है प्रीमेच्योर डिसॉल्व हो गए। ठीक, बाकी बॉडीज क्या क्या रिकमेंड करी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडीज में इलेक्शन करवाती है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये प्रोवाइड करता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। और इट वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय गाडगिल कमिटी। तो गाडगिल कमिटी रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये याद रखना। बाकी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए, जैसे कि आर्टिकल 243 के, इसमें कंडीशंस दिए हैं सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो कि डिटरमाइंड बाई गवर्नर होते हैं। ठीक है, और इनका रिमूवल कैसे होता है, जैसे कि स्टेट के हाई कोर्ट के जज का रिमूवल का प्रोसीजर होता है वैसे ही, बट फाइनल जो है रिमूव बाई प्रेसिडेंट। ये याद रख लेना, अपॉइंटमेंट जो करें गवर्नर एंड रिमूव बाई प्रेसिडेंट। ऐसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रिमूवल किसके पास होता है, सेम है, प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाई गवर्नर, रिमूव बाई प्रेसिडेंट। ठीक, बाकी फंक्शन क्या होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के, कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिटेट करना लोकल बॉडीज़ में, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना, रिजर्वेशन फॉर सीट्स ऑफ SC ST OBCs के लिए लोकल बॉडीज के इलेक्शन के लिए, और कोई डिस्प्यूट होता है रिलेटेड लोकल बॉडी इलेक्शन। डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। तो ये था कि अभी तक ये था कि ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इज नॉट अंडर परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अभी तक ये माना जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इन किशोर चंद्र चंगलाल राठौड़ केस 2024 के, ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं हैव पावर टू रिव्यू ऑर्डर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इफ एन ऑर्डर इज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू भी कर सकती है डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर का। डिलिमिटेशन मतलब होता क्या है, फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्री टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ए स्टेट और लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसके एरिया, टेरिटोरियल एरिया चेंज करने की बाउंड्री, ताकि जो है नंबर ऑफ सीट्स का प्रोपोर्शन मेंटेन रहे। ठीक है। बाकी आर्टिकल 82 में देखो, डिलिमिटेशन इज डन बाय सच अथॉरिटी
एंड इन सच मैनर एज पार्लियामेंट बाई लॉ डिटरमाइंस। तो पार्लियामेंट बाई लॉ जो है बता सकती है कि डिलिमिटेशन कैसा हो और किसको अथॉरिटी दे सकती है। तो ये डिलिमिटेशन जो है, डिलिमिटेशन कमीशन, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है और ये अभी तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूट कर चुकी है, 1952, 63, 73, 2002। और 2002 में जो है 2026 तक जो है फ्रीज कर दी थी सीट लोकसभा की। ठीक है, तो ये 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन था कि कितने बार डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो ये स्टेचुटरी है, ये याद रखिएगा। इनके ऑर्डर जो है जुडिशली रिव्यू हो सकते हैं। बाकी कॉम्पोजिशन क्या होता है डिलिमिटेशन कमीशन का, एक जज होते हैं, चेयरपर्सन, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं जो चेयरपर्सन होते हैं, बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है ईवीएम वीवीपैट। तो किस लिए न्यूज़ में था ज़रूरी नहीं है, बाकी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि ईवीएम क्या है, एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्शन प्रोसेस को मॉडर्नाइज करने के लिए है। और ये मैन्युफैक्चर्ड किया गया था भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। तो ये याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ वीवीपैट इन 2017 जनरल असेंबली इलेक्शन में यूज़ हुआ था 2017 में। तो वीवीपैट क्या है, जब आप वोटिंग करने जाते हो तो आपको एक छोटी सी पर्ची टाइप की स्क्रीन में दिखती है, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए होता है, जिसमें आप मतलब एक तरह से वेरीफाई कर सकते हो कि आपका वोट जो है, वेरीफाई कर सकते हो अपने वोट्स को कि जहाँ दिए हो वहीं पे गया कि नहीं, एक तरह से सेटिस्फैक्शन के लिए। तो और वीवीपैट जो है फुल्ली डिप्लॉय करा गया था 2019 में लोकसभा के जनरल इलेक्शन में। तो गोवा में पहली बार वीवीपैट यूज़ हुआ था 2017 में, ये फैक्ट याद रखना है। और वीवीपैट फुल्ली डिप्लॉयड हुआ था 2019 में। ठीक है, बाकी ईवीएम सबसे पहली बार कब यूज़ हुआ था, तो 1982 में ईवीएम जो है फर्स्ट यूज्ड इन असेंबली, वो भी क्या कहते हैं बाई इलेक्शन के लिए, केरला में। ईवीएम केरला में पहली बार और वीवीपैट गोवा में पहली बार 2017 में। ठीक है, 2004 में ईवीएम वेयर adopted for general election and have used in all elections। 2004 से ईवीएम यूज़ होने लगा था। ठीक है, बाकी कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स होते हैं। एक बैलेट यूनिट होता है जो एक कीबोर्ड टाइप का होता है ऐसे, जहाँ पे आप प्रेस करते हो। और कंट्रोल यूनिट जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उस बूथ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उनके कंट्रोल में रहता है, कंट्रोल यूनिट। और वीवीपैट अलाउ वोटर्स टू वेरीफाई दैट देयर वोट आर कास्ट एट इंटेंटेड, जहाँ आप चाहे हो वहीं पे वोट गया है। तो एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रहती है वोटिंग सिस्टम में। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है, बहुत ही एडवांटेज है। जैसे कि क्या कहते हैं, 1 मिनट में 4 से ज़्यादा वोट नहीं दे सकते वीवीपैट ईवीएम पे। तो एक तरह से बूथ कैप्चरिंग में हेल्प करेगा कि अगर जो बूथ कैप्चरिंग हो रही है तभी 1 मिनट में 4 ही वोट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि इसका कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है इसका। तो सबसे पहले बार इसका जेनेसिस कब हुआ, 1960 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था स्टेट असेंबली इलेक्शन में, केरला में। ठीक है, तो केरला में पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया था। और इसका काम क्या है कि टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये कुछ एक्टिविटीज़ जो प्रोहिबिटेड होते हैं एमसीसी जब इन्फोर्स किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन अबाउट एमसीसी। ठीक है, और स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है, अप्लाइज टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, देयर कैंडिडेट, पोलिंग एजेंट, गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सब पे लागू होता है ये।
जैसे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोहिबिटेड हैं व्हेन एमसीसी इज़ इन्फोर्स्ड। सबसे पहले कि नो पॉलिसी और प्रोजेक्ट और स्कीम कैन बी अनाउंस्ड इन दैट टाइम, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वोटर्स के बिहेवियर को। अवॉइड एडवर्टाइजिंग एट पब्लिक कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। कोई एडहॉक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। होल्डिंग पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग 48 आवर्स पीरियड बिफोर द आवर ऑफ क्लोजिंग पोल। क्लोजिंग पोल से 48 घंटे पहले कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हैं। यही सब है। बाकी कब से कब तक ये अप्लाई रहता है, तो जिस दिन से वंस जब क्या कहते हैं इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तब से लेके जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता इलेक्शन का, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ऑपरेशनल रहता है। ठीक है। और इसकी कोई स्टेचुटरी बैकिंग नहीं है, तो अगर जो इसका कोई वायलेशन होता है तो वो प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है। ठीक है। बाकी जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि पब्लिशिंग फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट ए कैंडिडेट्स कैरेक्टर, कंडक्ट या और भी कोई चीज़ इज ए करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर सेक्शन 123(4) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लोकसभा इलेक्शन। तो लोकसभा इलेक्शन अभी 2024 में हुआ था। सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहाँ से एमपी चूज होते हैं। ठीक। तो ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। कैंडिडेट हु सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ वोट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ठीक है। प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम even before completion of 5 years term and it cannot be challenged in court of law। ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है किसी भी टाइम डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास हो चुका है लोकसभा में, या पीएम रिज़ाइन कर दिए। पीएम रिज़ाइन करेंगे तो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन कर देंगे। ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंडेड। अब जो लोकसभा का टर्म है 5 साल का, वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। और ये केवल 1 साल के लिए एक्सटेंड करा जाता है, और ये कई बार कर सकते हैं एनी लेंथ ऑफ टाइम। हाउएवर दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो और जब जो है इमरजेंसी खत्म होगी उससे 6 मंथ बाद लोकसभा जो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक। बाकी आर्टिकल 324 से लेके 329 तक इलेक्शन के बारे में दिया है, और ये पार्ट 15 में है। पार्ट 15 टोटल कितने पार्ट हैं, 25 ना, तो ये पार्ट 15 में है। ऐसे कि पार्ट 20 में क्या है, इसमें अमेंडमेंट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल 329B। तो रिसेंटली क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इन्वोक करा आर्टिकल 329B, जिसमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट टू लिमिट जुडिशियल इंटरवेंशन इन इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं कर सकता इलेक्टोरल प्रोसेस में। ठीक। नो इलेक्शन टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी क्वेश्चन एक्सेप्ट थ्रू ए इलेक्शन पटिशन। अगर जो इलेक्शन में कुछ हुआ भी है या डिस्प्यूट हुए हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में, तो वो केवल और केवल इलेक्शन पटिशन के थ्रू ही फाइल किए जा सकते हैं। इसलिए इलेक्शन पटिशन आर फाइल्ड इन कंसर्न हाई स्टेट्स हाई कोर्ट। जो वहाँ का हाई कोर्ट होगा वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ के हाई कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं। और फर्दर जो है अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। और पटिशन जो है या तो
कैंडिडेट कर दे या फिर कोई इलेक्टर हो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमिनेशन इन इलेक्शन। जब भी इलेक्शन होता है तो उसमें जो है नॉमिनेशन करवाने पड़ते हैं। तो अभी क्या हुआ कि रिसेंटली एक कैंडिडेट था जो कि इलेक्टेड हो गया अनअपोज्ड इन लोकसभा इलेक्शन। अनअपोज मतलब उसका विपक्ष में कोई नहीं था, वो जीत गया क्योंकि कोई विपक्षी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसका नॉमिनेशन पेपर जो है कैंसिल हो गए थे। रिटर्निंग ऑफिसर जो है रिजेक्ट कर दिए थे नॉमिनेशन पेपर। सबसे पहले ये देखिए सेक्शन 36 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद करने बैठोगे तो सब भूल जाओगे। तो बेटर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 इतना ही याद रखिए। ये क्या करता है कि प्रोवाइड फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन एंड empowers द रिटर्निंग ऑफिसर टू रिजेक्ट नॉमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ सब्सटेंशियल कैरेक्टर। कोई फर्जीवाड़ी कर रही है तो ये सब की कोई भी कंडीशन हो तो रिटर्निंग ऑफिसर जो है रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नॉमिनेशन क्या है? कंटेन्स रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड नॉमिनेशन। वैलिड नॉमिनेशन होना चाहिए। अगर जो कैंडिडेट जो है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से है तो केवल एक प्रपोजर चाहिए। अगर जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है या फिर अनरिकॉग्नाइज पार्टी से है तो 10 प्रपोजर्स चाहिए। बस यही है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रीपोलिंग। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रीपोलिंग कंडक्ट करवाई लोकसभा जनरल इलेक्शन के लिए, जैसे कि मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में। तो ये रीपोलिंग क्या है? ये अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में कुछ सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं अंडर विच रीपोलिंग इज नीडेड। दोबारा से पोलिंग होती है। वो कंडीशन क्या क्या हैं? जैसे कि नेचुरल कैलेमिटी हुई जिससे वोट जो है वोटिंग नहीं हो पाई, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ वोटिंग मशीन जिससे वोटिंग शेड्यूल हैम्पर हो गया, या फिर बूथ कैप्चरिंग हो गई, धांधली हो गई, या फिर कैंडिडेट का डेथ ही हो गया। तो ये सब कुछ कंडीशन है, सर्कमस्टांसेस हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दिए गए हैं रीपोलिंग के लिए। तो कोई अगर जो क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिए गए हैं रीपोलिंग के लिए, तो नहीं, गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये एक एक्ट में है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है। साइलेंस पीरियड क्या है? साइलेंस पीरियड वाज ऑब्जर्व्ड इन ए स्टेट वेयर लोकसभा इलेक्शन वेयर हेल्ड। जैसे कि बैन ऑन पॉलिटिकल कैंपेनिंग बिफोर वोटिंग। वोटिंग के कुछ समय पहले से कैंपेनिंग पे बैन लगा दिया जाता है कि अब कोई कैंपेनिंग नहीं करेगा। इट बिगन्स 48 आवर्स बिफोर द वोटिंग डे एंड इट एंड्स आफ्टर पोलिंग एंड। जब वोटिंग हो जाती है तब खत्म होता है ये साइलेंस पीरियड। तो साइलेंस पीरियड जब कहते हैं 48 आवर्स बिफोर वोटिंग डे, वहाँ से लेके जब तक पोलिंग एंड ना हो जाए उस पीरियड को कहते हैं साइलेंस पीरियड। जैसे कि प्रोहिबिट कंडक्टिंग एग्जिट पोल्स, ये सब एग्जिट पोल नहीं कंडक्ट कर सकते, ओपिनियन पोल नहीं कंडक्ट कर सकते उस टाइम पे। टू मेंटेन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, किसी वोटर से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं सब चीज़ से, इस वजह से ये साइलेंस पीरियड होता है इलेक्शन पे। नेक्स्ट टॉपिक इज वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो अभी आपने सुना होगा कि जैसे मोदी जी हैं वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी होते हैं, और वो और भी कहीं से भी हो सकते हैं, जैसे कि राहुल गांधी हैं, ये भी जो है वायनाड केरला से भी कंटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे रायबरेली से भी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोविज़न जो है 1996 1996 से पहले कोई लिमिट नहीं थी कि कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट कैन कंटेस्ट। ठीक, अनलिमिटेड, जितना मन करे वहाँ उतने कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लड़ जाइए इलेक्शन। बट ये जो है प्रोविज़न बदला गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में। ये कहा गया कि कैंडिडेट टू कंटेस्ट फ्रॉम 2 सीट्स। ठीक है। तो केवल 2 सीट से जो है एक कैंडिडेट जो है कंटेस्ट कर सकता है। और अगर जो वो 2 सीट से इलेक्शन कंटेस्ट करा और दोनों सीट में मान लो वो
जीत गया इलेक्शन, तो अब 2 सीट पे तो जाके बैठेगा नहीं पार्लियामेंट में, ये भी कुर्सी मेरी ये भी कुर्सी मेरी, तो उसको एक सीट खाली करना पड़ेगा, और वो जो सीट खाली होगा वहाँ पे बाई इलेक्शन नेसेसरी है। ठीक, अब ये देखिए, दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है वो भी याद रख लीजिए, जैसे कि इफ़ इलेक्टेड फॉर बोथ द हाउसेस देन चूज विद इन 10 days, अदरवाइज राज्यसभा सीट वैकेंट हो जाएगी। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा है, और आप यहाँ यहाँ पे भी कंटेस्ट किए, यहाँ पे भी कंटेस्ट किए, और दोनों में जीत गए, तो विद इन 10 days जो है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा सीट रखना चाहते हो, अदरवाइज राज्यसभा का सीट आपसे चला जाएगा 10 दिन बाद। ऐसे ही इलेक्टेड टू 2 सीट्स इन ए हाउस, मान लो लोकसभा में आपने 2 सीट पे ये मतलब 2 सीट जो है आप इलेक्ट हो चुके हो, तो विद इन 40 days आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक सीट, अदरवाइज बोथ वैकेंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज होम वोटिंग। तो इस बार का जो 2024 का जनरल इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें इलेक्शन कमीशन का मोटो था कि नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड। इसमें क्या कहते हैं, होम वोटिंग सिस्टम भी लाया गया था, जैसे कि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है, 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या फिर कोई सीनियर सिटीजन है जो कि 85 ईयर्स या अबव है उससे, तो उन सबके लिए जो है होम वोटिंग सिस्टम था। जैसे कि अदर क्या स्टेप्स हैं जो इलेक्शन कमीशन लिया है ताकि वोटिंग जो है इंक्लूसिव रहे, जैसे कि एबॉलिशिंग फॉर्म एम फॉर काश्मीरी माइग्रेंट रिसाइडिंग एट जम्मू एंड उधमपुर, ताकि ईज ऑफ वोटिंग रहे। पोस्टल बैलेट जो है, इट अलाउज वोट्स बीइंग सेंट बाय पोस्ट, पोस्ट के थ्रू जो है वोट सेंड कर दिए जाते हैं। जैसे कुछ स्पेशल वोटर्स होते हैं, सर्विस वोटर्स होते हैं, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे जो आर्मी वाले डिप्लॉय किए जाते हैं पोलिंग बूथ पे, ये सब सर्विस वोटर में आ गए। वोटर जो इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं ये सब जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू थ्रू पोस्ट अपना वोट दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, इलेक्टर सब्जेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर जो वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत वो अगर जो उसको कैद करा गया है तो भी वो वोट दे सकता है। देखो दो टाइप के क्या कहते हैं डिटेंशन होता है, एक प्रिवेंटिव होता है, एक प्यूनिटिव होता है। प्रिवेंटिव ऐसा जरूरी नहीं कि आप क्राइम किए हो, तो प्रिवेंटिव केवल एक शक के बेसिस पे भी करा जा सकता है, जिससे कि ये रहे कि आप पोटेंशियल थ्रेट कर सकते हो पब्लिक ऑर्डर को, तो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार हो सकते हो। अगर जो आप प्रिवेंटिव के तहत हुए हो तो आपके पास वोटिंग राइट्स रहेगी, लेकिन अगर जो आप प्यूनिटिव प्यूनिटिव डिटेंशन जैसे कोई क्राइम करे हो तो आपके पास वोटिंग राइट्स छिन जाते हैं आपके। ठीक, ठीक है। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है, जैसे कि इलेक्टर जो है डेलीगेट कर देता है इस वोटिंग राइट टू रिप्रेजेंटेटिव, ही नॉमिनेट्स अपने वोटिंग राइट को किसी और को दे देना कि जाओ आप कर दो वोटिंग, और ये सर्विस वोटर्स के लिए अवेलेबल रहता है। सर्विस वोटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्स जो डिप्लॉय किए जाते हैं, पुलिस फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म 17C। The election commission told Supreme Court the rules do not permit sharing Form 17C data with any entity apart from polling officials। अब फॉर्म 17C होता है क्या है, फॉर्म 17C जो है जैसे कि ये इलेक्शन का इंफॉर्मेशन रखती है, जैसे कि कितने वोटर्स हैं एक बूथ पे, कौन कौन से वोटर्स नहीं अलाउड हैं वोट करने के लिए, कैंडिडेट्स के नेम क्या हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट से मना कर दिया कि रूल्स डू नॉट परमिट शेयरिंग 17C डाटा विथ एनी एंटिटी, केवल पोलिंग ऑफिशियल से शेयर करेंगे बाकी किसी से नहीं। फॉर्म 17C रिलेटेड टू इलेक्शन। बाकी ये कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल इमरजेंसी।
तो ये न्यूज़ में क्यों था कि अभी 50 साल हो गया जब से इमरजेंसी पोज करी गई थी 1975 में। तो अभी तक 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है, 1962 में, 71 में एंड 75 में। ये दो लगे थे वॉर के रीज़न की वजह से, वॉर की वजह से। इंडो चाइना बांग्लादेश वाला इशू था। 1975 वाली जो इमरजेंसी थी वो इंटरनल इमरजेंसी के रीज़न की वजह से लगाई गई थी। और ये इंटरनल इमरजेंसी जो वर्ड था इसको बदल दिया गया था 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और इसका नाम बदल के कर रख दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन। ठीक। बाकी इमरजेंसी, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड हो जाते हैं। ये कहाँ से लिया गया था? ये वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया था ये प्रोविज़न। और आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360 अंडर पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इमरजेंसी प्रोविज़न जो है पार्ट 18 में है। अब कितने टाइप के इमरजेंसीज होते हैं इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, वो आप देखिए, उससे क्लियर समझ में आ जाएगा। ये 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में है। उसके बाद प्रेसिडेंट रूल होता है 356 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। अब नेशनल इमरजेंसी 3 ग्राउंड्स पे लगाए जा सकते हैं, वॉर हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, या फिर आर्म्ड रिवेलियन हो। अब इसको मैंने बताया कि ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था। ठीक। पहले इसका नाम था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है। प्रेसिडेंट रूल कब लग सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए या फिर सेंटर के ऑर्डर, यूनियन के ऑर्डर को ना माने स्टेट्स, तो फिर प्रेसिडेंट रूल लग सकते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब कोई फाइनेंशियल थ्रेट हो स्टेट पे, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। बाकी आगे देखते हैं। अगर जो नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो वो पार्लियामेंट से विद इन 1 मंथ अप्रूवल चाहिए, और ये अप्रूवल रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट के थ्रू होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल 352 में पहली बार वर्ड कैबिनेट लाया गया था। तो अगर जो ये आए क्वेश्चन में कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द वर्ड कैबिनेट, तो हाँ ट्रू है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट से कैबिनेट वर्ड डाला गया था। ठीक है। अगर जो प्रेसिडेंट रूल है तो विद इन 2 मंथ अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट से, और फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो भी 2 मंथ। और एवरी 6 मंथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। अगर जो आपको एक्सटेंड करना है नेशनल इमरजेंसी तो विद इन 6 मंथ, हर 6 महीने पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। सेम इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल, बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी नॉट रिक्वायर्ड। लोकसभा पासिस रेजोल्यूशन, अगर जो आपको नेशनल इमरजेंसी रिवोक करनी है तो या तो लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास करे कि रिवोक करना है तो प्रेसिडेंट कर देंगे, या फिर एक स्पेशल नोटिस दिया जाए अगर जो लोकसभा सेशन में ना हो तो स्पीकर को और प्रेसिडेंट को, तो रिवोक किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी को। और ये रिटर्न रिटर्न रिकमेंडेशन नहीं चाहिए यहाँ पे। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल में रिवोक करा जाता है बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड। सेम इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब प्रेसिडेंट को लगेगा रिवोक करना वो रिवोक कर देंगे। नेशनल इमरजेंसी इंडेफिनेटली एक्सटेंड करा जा सकता है हर 6 6 महीने पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेके, बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 इयर्स तक प्रेसिडेंट रूल रह सकता है। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडेफिनेटली। बाकी नेशनल इमरजेंसी जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल है वो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए वहाँ पे। बाकी ये दो जगह सिंपल मेजॉरिटी से ही अप्रूव हो जाएगा। रिवोकेशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है, यहाँ पे कोई मेजॉरिटी नहीं, नॉट एप्लीकेबल।
जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसमिस कर दी जाती है और स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड और डिसॉल्व कुछ भी कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि डिसॉल्व करें। जैसे कि देखिए आर्टिकल 358, इसमें ये कहा गया कि जब कभी नेशनल इमरजेंसी होगी ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, इन दो कंडीशन से अगर जो नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। बट अगर जो आर्म्ड रिबेलियन के रीजन की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगी है, देन आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा कि नहीं, ये डिपेंड करेगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंट अगर जो ऑर्डर करेंगे, प्रेसिडेंट ऑर्डर में अगर जो रहेगा तो सस्पेंड होगा, वरना नहीं। और आर्टिकल 20 एंड 21 जो है कभी सस्पेंड नहीं होगा, बाकी सब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप तीनों इमरजेंसी आपको समझ में आया। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, से दो पार्टी है, तो कुछ मेंबर यहाँ से इस पार्टी ज्वाइन कर ले रहे हैं अपने फाइनेंशियल गेन के लिए, कुछ मेंबर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो ये काफ़ी डिफेक्शन होकर काफ़ी वीक बना रही थी पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो इसी डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, और वो 10th शेड्यूल में मेंशन है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था 1985 में। और जो हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, तो वो डिसाइड करते करते हैं अबाउट द डिफेक्शन, डिफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं। हालांकि ये कितने दिन में डिसाइड करेंगे इसका कोई टाइम लिमिट नहीं प्रोवाइड करा गया है, एक लूप होल है, पेंडिंग पड़ा रहता है काफ़ी समय तक। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से होता है, जैसे कि एक मेंबर है कोई, वॉलेंट्री गिव अप कर दें इस पार्टी मेंबरशिप, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या एक मेंबर हैं जो कि वोट करें या एब्सटेन कर लें अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, और वो जो है नॉट बीन कंडम्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज, और जो पार्टी माफ़ नहीं करी तो वो भी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंट मेंबर, अगर जो एक मेंबर है इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुआ है और वो बाद में जाके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। या फिर एक नॉमिनेटेड मेंबर है, जो कि नॉमिनेटेड है और वो एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, 6 महीने बाद जाके वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, तो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि लॉ अलाउज पॉलिटिकल पार्टी टू मर्ज विथ और इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइडेड दैट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर इन फेवर। अगर जो टू थर्ड टू थर्ड member of a political party defected to another political party, then in that case disqualification नहीं लगेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगी। एक तरह से लॉट लॉट ट्रेडिंग हो गया। यहाँ देखिए टाइम लिमिट विद इन विच ए स्पीकर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैव टू डिसाइड, ये नहीं प्रोवाइड करा गया है। कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं रिगार्डिंग 10th शेड्यूल, जैसे कि कियोतो होलन केस था 1992 का, उनमें कहा गया कि स्पीकर का जो डिसीजन है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है उस पर। फिर एक और केस था केशम माघचंद्रा मेघचंद्रा सिंह, 2020 का केस है। इसमें ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है रूल करा था कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन जो है अंडर 10th शेड्यूल शुड नॉर्मली बी डिसाइडेड विद इन पीरियड ऑफ 3 months। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि लोकसभा जो है अभी लोकसभा बनी है ना 2024 में, तो वो जो है मोशन लाई है ताकि पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी बनाई जाए। तो कमेटी होती कितने टाइप की है, ब्रॉडली दो टाइप की होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी उसके नाम से ही पता है कि ये एडहॉक है, एडहॉक बेसिस पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि ये जॉइंट कमेटी ऑन फूड मैनेजमेंट,
इन पार्लियामेंट हाउस इसके लिए बनी। अगर जो इसका काम पूरा हो गया कमेटी का तो फिर वो कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। और स्टैंडिंग कमेटी रेगुलर और परमानेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती है टाइम टू टाइम बेसिस। जनरली क्या कहते हैं 1 साल के लिए होती है, 1 साल के लिए, उसके बाद फिर अगले साल फिर से बनाना पड़ता है। ठीक है, एक आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग यहाँ से देते हैं आप। जैसे कि पार्लियामेंट्री कमेटी है, एक एडहॉक बेसिस पे है, एक स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक, स्टैंडिंग में भी एक पार्लियामेंट्री है और एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। जो डिपार्टमेंट रिलेटेड है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कमेटी बनाई जाती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। ठीक, यहाँ से 21, यहाँ से 10, 31 होते हैं। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है, अब इसमें कुछ ऐसे कमेटी होंगे जिस जहाँ पे केवल लोकसभा होगी, कुछ ऐसे कमिटीज़ होंगे जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा मेंबर दोनों होंगे, कुछ ऐसे होंगी जो लोकसभा में भी हैं राज्यसभा में भी हैं कमिटीज़। जैसे कि जो केवल लोकसभा में है ऐसी कमेटी हैं एस्टीमेट कमेटी एंड प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी। और जो दोनों के मेंबर हैं वो जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी जो भी कॉन्स्टिट्यूट करी है, और ये पब्लिक अंडरटेकिंग की कमेटी है। और जो दोनों हाउसेज में होते हैं जैसे पिटिशन की कमेटी, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस एश्योरेंस, यहाँ पे दोनों दोनों हाउसेज में अलग अलग होते हैं। ठीक, अब ये देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब यहाँ पे देखा गया ना कि दोनों होते हैं, लोकसभा के भी मेंबर होते हैं और राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं। 22 लोग हैं, 15 यहाँ से लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से। और ये सबसे ओल्डेस्ट कमेटी है जो कि सेटअप करी गई थी 1921 में, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद 1919 में हुआ था ना। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो चेयरमैन होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से होते हैं। ठीक, बाकी काम क्या होता है इसका, ऑडिटिंग करती है रेवेन्यू का एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डाटा लेती है कैग से। ऐसे ही एस्टीमेट कमेटी, ये लार्जेस्ट कमेटी है क्योंकि एस्टीमेट कमेटी में केवल लोकसभा के मेंबर होते हैं और ये 30 मेंबर होते हैं। यहाँ देखिए ये लार्जेस्ट कमेटी है। ठीक, इसका भी काम क्या होता है, अल्टरनेटिव पॉलिसी टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे जो है यूनियन होम एंड कॉरपोरेट मिनिस्टर जो है चेयरपर्सन होते हैं यहाँ पे। ये बस इंपॉर्टेंट रखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में ये देखती रहती है कि क्या क्या ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में आने चाहिए, कौन कौन से लैंग्वेजेस। फिर कमिटी ऑन प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा की है तो केवल राज्यसभा के मेंबर रहेंगे। जैसे जब कोई मेंबर होता है एमपी तो उसके कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, उस प्रिविलेजेस में देखेगी कि कहीं कहीं प्रिविलेज का ब्रीच तो नहीं हुआ है, तो ये कमेटी वो देखती रहती है। ठीक, बाकी कैबिनेट कमिटीज़ क्या है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट जो है 8 कैबिनेट कमेटी बनाई है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर होते हैं, नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, जैसे कि ये देखिए पॉलिटिकल अफेयर कमेटी हो गई, इकोनॉमिक अफेयर कमेटी हो गई, अपॉइंटमेंट कमेटी हो गई। ये 3 कमेटी जो है चेयरपर्सन जो इसके होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी होती है इसके चेयरपर्सन जो है होम मिनिस्टर होते हैं। बस इतना याद रखिएगा। और ये स्पेसिफिक एरिया में बनती है, जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है। ठीक है, और यहाँ पे जनरली जो है कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं बट नॉन कैबिनेट मिनिस्टर आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम देयर मेंबरशिप। जनरली कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन कैबिनेट मिनिस्टर को हटा दिया गया है पूरा से। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट में जो है लोकसभा राज्यसभा है, तो इनके फंक्शनिंग के लिए एक सेक्रेटरियल स्टाफ चाहिए होती है। तो आर्टिकल 98 जो है, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव सेक्रेटरिएट स्टाफ, सेपरेट सेक्रेटरियल स्टाफ होते हैं। ठीक, ऐसे जो है स्टेट के लिए भी दी गई है। और स्पीकर
and chairman can create new post in respective secretariat. However, for the post in class 1 and class 2, prior consultation of union finance minister is mandatory. फाइनेंस मिनिस्टर का कंसल्टेशन जरूरी है, ठीक है। और सेक्रेटरी जनरल ऑफ बोथ द हाउसेस होल्ड रैंक इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट रैंक होल्ड करते हैं जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं दोनों हाउसेस के, वो। बट इनका टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जो है वहाँ पे ये काफ़ी पीछे होते हैं, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी वो 11th पोजीशन पे है और सेक्रेटरी जनरल जो है वो 23rd पोजीशन पे है। फंक्शन क्या क्या होता है सेक्रेटरी का, जैसे कि पेमेंट ऑफ सैलरी एंड देयर अलाउंस, एड एंड एडवाइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को एडवाइस करते हैं, डे टू डे प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस में हेल्प करते हैं। जैसे लोकसभा का सेक्रेटरीट और राज्यसभा का सेक्रेटरीट देख लेते हैं। स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं वेस्टेड विद अल्टीमेट पावर एंड गाइडेंस एंड कंट्रोल ओवर द सेक्रेटरीट। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। सेम इन केस ऑफ राज्यसभा, सेक्रेटरी जनरल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, लेकिन पावर किसके पास होता है, राज्यसभा के चेयरमैन के पास, कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो सेक्रेटरीट को। लोकसभा में सेक्रेटरीट गवर्न करता है लोकसभा सेक्रेटरीट रूल 1955। ऐसे राज्यसभा का सेक्रेटरीट गवर्न होता है थ्रू राज्यसभा सेक्रेटरीट रूल 1957 से। नेक्स्ट टॉपिक इज कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी ये अपॉइंट किए जाते हैं अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। इसके चेयरपर्सन कौन थे, वो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अभी अपॉइंट करे गए हैं नए कैबिनेट सेक्रेटरी, उसी के लिए न्यूज़ में है ये। तो ये अपॉइंटमेंट होते हैं एसीसी के द्वारा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी कम मेरिट बेसिस पे। इनका काम क्या होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का, इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखते हैं ये। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है सिविल सर्विस बोर्ड का, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेसिडेंट एड्रेस टू पार्लियामेंट। तो हर साल जब एक सेशन बैठती है, पहली सेशन, या फिर जब जनरल इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद जब पहला सेशन कंटिन्यू होता है, उस समय प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करते हैं। या तो अकेले अकेले एक एक हाउस को एड्रेस करें या फिर दोनों हाउसेस को साथ में, ठीक। जैसे यहाँ देखिए, प्रेसिडेंट स्पेशली एड्रेसेस बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ठीक है। तो जब ये एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट, उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स पास करा जाता है। प्रेसिडेंट एड्रेस में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, अपकमिंग पॉलिसीज़ जो होते हैं, कैसे कैसे क्या होंगी, ये सब बातें होती हैं उसमें। बाकी ओथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओथ कौन करता है, एमपीज़ का। जनरली जो है प्रेसिडेंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक। और एमपीज़ का वोट जो है वो थर्ड शेड्यूल में मैंशनड है। ये थर्ड शेड्यूल में से, यहाँ पे मैंने देखिए आपके लिए शेड्यूल लिख दिया है। तो ओथ एंड अफर्मेशन ये थर्ड शेड्यूल में यहाँ पे एमपीज़ के वोट के बारे में लिखा हुआ है, ठीक। और ये ओथ जो है इंग्लिश हो या फिर एनी ऑफ द 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। शेड्यूल लैंग्वेजेस जो है ये कौन से शेड्यूल में है, ये हैं 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो 22 लैंग्वेजेस है वो या फिर इंग्लिश, इन दोनों में वोट कर सकते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिटीजनशिप। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की अपहेल्ड करी है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है ये 5 वेज देते हैं, 5 वेज टू अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप, जैसे कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे कि सिक्किम इनकॉर्पोरेट हुआ था 1975 में। तो ये 5 तरीके होते हैं जिससे इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट होते हैं, ठीक है। और
इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर डुअल सिटीजनशिप। आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि डुअल सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर जो आप किसी देश का सिटीजनशिप लोगे तो इंडिया का ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। बट कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, जैसे कि यूएस, यूके। तो सेक्शन 6A क्या था सिटीजनशिप एक्ट 1955 का? ये एक आसाम अकॉर्ड हुआ था 1985 में, जिसमें जो है लीडर ऑफ आसाम मूवमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच हुई थी, क्योंकि वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो गई थी ड्यू टू इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक, तो ये कहा गया था कि यह सेक्शन 6A जो है, citizenship to those who migrated from East Pakistan, now Bangladesh, to Assam from January 1966 until 24 March 1971। इन टाइम के बीच में जो माइग्रेट करे गए हैं, जो माइग्रेट हुए हैं बांग्लादेश से इंडियन टेरिटरी में, उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा। ठीक, तो उसी को अपहेल्ड करी है सुप्रीम कोर्ट अभी। फिर उसके बाद ये एक फॉरेन ट्रिब्यूनल क्या होता है, बस इतना जानिए कि फॉरेन ट्रिब्यूनल हैज़ अथॉरिटी टू डिक्लेयर ए पर्सन एज ए फॉरनर। ठीक, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2024। तो अभी जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आया था, उसी को इन्फोर्स करने के लिए ये रूल्स लाए गए थे बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि कैसे कैसे किन किन लोगों को सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन दिया जाएगा। जैसे कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, मैरिड टू इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक, और अदर क्वालिफिकेशन क्या है नेचुरलाइजेशन के लिए? नेचुरलाइजेशन के लिए जो आप एक एफिडेविट फाइल करते हो, जिसमें अपने स्टेटमेंट जो है सबकी करेक्टनेस पे बात होती है, और प्लस एक एडुकेट नॉलेज होना चाहिए वन ऑफ द लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल। तो जो 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें से एक में आपको एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए, तो आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अमेंडमेंट जो हुआ था 2019 का, वो देख लेते हैं। इसमें 4 कंडीशन दिए गए थे, जिसमें कोई अगर जो इलीगली माइग्रेट करा है इंडियन टेरिटरी में, उसको इलीगल माइग्रेंट की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। ऐसे 4 कंडीशन दिए गए हैं, जैसे कि वो जो है अगर जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और वो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आया है इंडिया में बिफोर 31 दिसंबर 2014। और उसके अलावा वो जो है 6 शेड्यूल एरिया में नहीं माइग्रेट होना चाहिए, और इनर लाइन परमिट वाले एरिया में। इनर लाइन परमिट में 4 आते हैं ना, 4 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। अगर जो यहाँ पे वो माइग्रेट करा है तो उसको नहीं मिलेगा। बाकी अगर जो ये 4 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसको इलीगल माइग्रेंट की तरह नहीं ट्रीट करा जाएगा। और नेचुरलाइजेशन पीरियड उनके लिए रिड्यूस कर दिया गया है कि 11 साल पहले लगते थे नेचुरलाइजेशन के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप, वो कम करके 5 ईयर्स कर दिया गया है। ठीक है, बाकी सिटीजनशिप कैसे मिलती है ये देख लीजिए। तो सिटीजनशिप कोई लूज़ कैसे कर सकता है? जैसे कि ये वॉलेंट्री अनाउंस कर दें कि इंडिया का सिटीजनशिप हम छोड़ रहे हैं, या फिर टर्मिनेट कर दें किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लिए, तो इंडिया का ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। या डिप्राइवेशन, डिप्राइवेशन में जैसे कि कुछ कंडीशंस दिए होते हैं कि किस किस तरह से आपकी सिटीजनशिप लॉस हो सकती है। जैसे कि 5 ग्राउंड्स फॉर कैंसलिंग ओसीआई कार्ड होल्डर्स। ये डिप्राइवेशन में ही ऐसे क्या कहते हैं कंडीशंस दिए हुए हैं, जैसे कि रजिस्टर थ्रू फ्रॉड डॉक्यूमेंट दे के रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, या डिसअफेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंगेज विद एनिमी ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, या फिर जब आपको ओसीआई कार्ड मिला तो 5 साल के अंदर जो है 2 साल की सज़ा हो गई आपको, तो आपकी सिटीजनशिप डिप्राइव हो सकती है।
नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन जो होते हैं उनको ओसीआई कार्ड मिलते हैं, और ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है इसमें एक्सेप्शन है, यहाँ के नहीं होने चाहिए ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए। तो जो सिटीजन ऑफ इंडिया रहा है एनी टाइम आफ्टर 26 जनवरी ऑफ 1950, और हु इज़ एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, या फिर एक कोई ऐसी टेरिटरी से जो पार्ट है इंडिया का 15 अगस्त 1947 से, या कोई चाइल्ड है या ग्रैंड चाइल्ड है या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक, या कोई माइनर चाइल्ड है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं जिससे ओसीआई कार्ड होल्डर जो है एलिजिबिलिटी मिलती है ओसीआई कार्ड होल्डर के लिए। इसे याद रखना है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओसीआई कार्ड होल्डर को दोनों को मर्ज कर दिया गया था 2015 में। बाकी इन लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर को, जैसे कि मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल पर्पस, लाइफ लॉन्ग वीज़ा टू विजिट इंडिया, इक्वालिटी विथ एनआरआईज इन सर्टन फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन मैटर्स में। कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं ओसीआई कार्ड होल्डर पे, जैसे कि ओसीआई कार्ड होल्डर जो है डज नॉट कन्फर पॉलिटिकल राइट टू वोट, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। नॉट एलिजिबल टू होल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं वो भी होल्ड नहीं कर सकते। मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के लिए इनएलिजिबल हैं वो लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शन। तो ये अफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं कि ये पॉजिटिव स्टेप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट लेती है टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड ग्रुप इन द सोसाइटी इन एरिया ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कुछ यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है अफर्मेटिव एक्शन बिटवीन इंडिया एंड यूएस के कंपैरिजन है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड करा गया है अफर्मेटिव एक्शन के लिए, बट नॉट इन केस ऑफ यूएसए। तो ये जो है बैकवर्ड क्लासेस के लिए हैं, इकोनॉमिकली एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड्स। वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक ग्रुप, एशियन अमेरिकन, इन सब में टारगेटेड ग्रुप होते हैं। इंडिया में कोटा सिस्टम है अफर्मेटिव एक्शन के लिए, वहाँ पे डाइवर्सिटी बेस्ड है, जैसे कि आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) प्रोवाइड करता है अफर्मेटिव एक्शन टुवर्ड वीकर सेक्शन। जैसे ये एम्प्लॉयमेंट के लिए है, ये एजुकेशनल मैटर में। और एक इंदिरा सोहानी जजमेंट हुआ था 1992 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है अपर सीलिंग लिमिट 50% सेट करी है विद इन ए स्टेट। एक स्टेट में मैक्सिमम 50% ही रिजर्वेशन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, एक सीलिंग लिमिट है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो जैसे ओबीसी है, ओबीसी में क्रीमी लेयर होते हैं जिनका सैलरी, एनुअल सैलरी 8 लाख से ज़्यादा होता है, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो वो क्रीमी लेयर में आ रहा है तो वो ओबीसी कोटा सिस्टम का बेनिफिट्स नहीं ले सकते। तो वही सेम प्रोविज़न शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में भी लाना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि देखिए, शेड्यूल्ड कास्ट नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 341(1) आर हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ कास्ट, रेस और ट्राइब्स विद इन अ वेरिंग डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस, ठीक है। और आर्टिकल 341(1) प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई सर्टेन कास्ट, रेस और ट्राइब्स ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट फ्रॉम एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन से कास्ट हैं। और उसके बाद आर्टिकल 341 क्लॉज 2 में जो है ये कहा गया कि पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी कास्ट, रेस और ट्राइब फ्रॉम लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट बाय लॉ। तो पार्लियामेंट बाय लॉ जो है इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती है किसी भी कास्ट को। तो इसमें यही रेज करा जा रहा था कि आर्टिकल 341(2) जो है वायलेट कर रहा है। सब क्लासिफिकेशन अगर जो होगा तो आर्टिकल 341
क्लॉज 2 का वायलेशन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट यही बोली है कि हम कोई इंक्लूड और एक्सक्लूड नहीं करेंगे, रादर हम लोग बस क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर जो बेनिफिट्स ले रहे हैं उनको रिमूव करेंगे। ठीक है। बाकी एक यहाँ इंदिरा सोहानी जजमेंट हुआ था ना, एक्सक्लूडेड क्रीमी लेयर विद इन ओबीसी कैटेगरी। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपको पता है कि उत्तराखंड में जो है यूसीसी जो है इम्प्लीमेंट हुआ है 1 जनवरी 2025 से। तो बैकग्राउंड क्या है यूसीसी का, जैसे कि प्री इंडिपेंडेंस के पहले एक लेक्स लॉ की रिपोर्ट था, वो यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफाइंग इंडियन लॉज रिलेटेड टू ऑफेंस एविडेंस के लिए। बट यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू पर्सनल लॉज शुड नॉट बी कोडिफाइड, इनको जो है कोडिफाई नहीं करा था। बी एन राव कमेटी जो थी वो कोडिफाई करी थी हिंदू लॉ विच वुड गिव इक्वल राइट्स टू वुमेन। फिर देश आज़ाद होने के बाद कुछ एक्ट आए थे, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, मैरिज से रिलेटेड थे, सिविल मैरिज। और 4 मेजर इनैक्टमेंट ऑफ हिंदू लॉज, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। तो ये यूसीसी है, ये एक यूनिटरी सिस्टम है ऑफ पर्सनल लॉ अप्लीकेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन का हो सब पे अप्लीकेबल रहेगा। यूसीसी में कौन कौन से मैटर रहेंगे, जैसे कि पर्सनल लॉ जो कि मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है, वो सब सबके लिए इक्वल रहेंगे, यूनिटरी लॉ सिस्टम रहेगी। जैसे कि डीपीएसपी में आर्टिकल 44 अंडर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर सिटीजन a यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटरी। ठीक, तो ये डीपीएसपी में मेंशन है अपने आर्टिकल 44 में। करंट स्टेटस क्या है, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ये गवर्न करता है हिंदू, सिख्स, जैन एंड बुद्धिस्ट। ऐसे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो गवर्न करती है मुस्लिम्स के लिए। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 का जो अप्लाई करती है क्रिश्चियन, पारसीज एंड ज्यूज़ के लिए। तो सबके अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, तो इन्हीं सबको सब्स्यूम करके एक यूनिटरी सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज बनाया गया है। ठीक। अभी तक केवल गोवा ही ऐसा स्टेट था जहाँ पे कॉमन सिविल कोड जो है प्रैक्टिस में था, अंडर पोर्टुगीज सिविल कोड 1867। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। सुप्रीम कोर्ट क्या करिए, अभी जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं उनको बार्ड करिए कि वो कोई फर्दर न्यू सूट्स ना लें जो कि किसी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर को या फिर ओनरशिप को चैलेंज कर रहा है। तो ये एक्ट है क्या, ये एक्ट डिक्लेयर करता है कि कोई भी रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी सेम एज इट वाज ऑन अगस्त 15 1947। तो 1947 में जो रिलीजियस कैरेक्टर था किसी जगह का, उसका कैरेक्टर ना चेंज हो, ये एक्ट वही प्रोवाइड करता है। और ये एक्ट जो है एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन करता है ऑन स्टेट टू मेंटेन रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एवरी प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इसमें कुछ एग्जम्पशन भी हैं, जैसे कि अयोध्या वाला केस था वो एग्जाम्ड करा गया था इस एक्ट में। और कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स जो क्या कहते हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट में जो कवर करे गए हैं उन पर भी नहीं अप्लाई होता है। ऐसे केसेस जो डिस्पोज कर दिए गए हैं उन पर भी नहीं अप्लाई होता है। और सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट जो है ये पनिश भी करता है मैक्सिमम 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और अलॉन्ग विथ फाइन, अगर जो कोई इस। चलो जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो दो टाइप के डिटेंशन होते हैं, एक प्रिवेंटिव, एक प्यूनिटिव। प्यूनिटिव डिटेंशन जब कोई क्राइम करे हो और वो जो है कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करा गया है और आपको डिटेन कर लिया गया, तो आपके पास कुछ राइट्स छीन लिए जाते हैं, जैसे राइट टू वोट आप लूज़ कर जाते हो जब आप कन्विक्ट हो जाते हो किसी केस में। बट इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन राइट टू वोट आपका रहता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, जैसे कि डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑन ए मियर रीजनेबल अप्रीहेंशन, केवल एक अनुमान है कि आप पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट कर सकते हो इन फ्यूचर, तो आपको डिटेन कर लिया जाता है थ्रू प्रिवेंटिव डिटेंशन।
Constitution gives protection against arrest and detention under article 22(1) and 22(2). ठीक है, बट 22(3) में ये कहा गया कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार हुए हैं उन पे ये अप्लाई नहीं करेगा ये प्रोटेक्शन। जैसे कि देखिए आर्टिकल 22(1) में ये कहा गया कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ अरेस्ट ग्राउंड, किस ग्राउंड पे आप अरेस्ट हो रहे हो वो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में जो है ये कहा गया कि विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। एंड आर्टिकल 22(3) जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन से जो डिटेंड हुए हैं उन पे ये राइट्स नहीं मिलते हैं। आर्टिकल 22 क्लॉज 4 ये कहा गया कि डिटेंड बियॉन्ड 3 मंथ, 3 महीने से ज़्यादा अगर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन हो रहा है तो वहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड का अप्रूवल चाहिए। एडवाइजरी बोर्ड कौन होती है? या तो रिटायर्ड जज होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे। ठीक है, एक ही गोपालन केस हुआ था 1950 में, इसमें कोर्ट जो है ग्रीन फ्लैग दे दी थी प्रिवेंटिव डिटेंशन को। बाकी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कुछ लॉज हैं, जो लॉज जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपहेल्ड करते हैं, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का, कॉफे पोशा स्मगलिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट है। तो ये सब एक्ट के थ्रू प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पर्सनालिटी राइट। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है एक इंटरिम ऑर्डर करी है टू रिस्ट्रेन ई कॉमर्स स्टोर्स एंड AI चैटबॉट्स फ्रॉम मिसयूजिंग एक्टर्स नेम, इमेज, वॉइस एंड लाइकलीनेस विदाउट हिज कंसेंट। ठीक, हालांकि पर्सनालिटी राइट नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एनी स्टैट्यूट इन इंडिया, बट उसकी ओरिजिन ट्रेस होती है राइट टू प्रिवेसी में एंड राइट टू प्रॉपर्टी में। दो कंपोनेंट होते हैं पर्सनालिटी राइट के, एक तो राइट टू पब्लिसिटी, जैसे कि आप कॉपीराइट लेते हो किसी चीज़ का, कोई और नहीं यूज़ कर सकता उसका, और एक राइट टू प्रिवेसी भी है। राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट है, और ये जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस 2017 में ये कहा गया था, इंटरप्रेट किया गया था आर्टिकल 21 को। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आर्टिकल 21 मोस्ट वाइडली इंटरप्रेटेड आर्टिकल है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द पर्सनालिटी राइट्स अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन, वहाँ पे भी कहीं एक्सप्लिसिटली इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटी नहीं है पर्सनालिटी राइट्स के लेके, बट रोम कन्वेंशन, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट, विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ स्टैच्यूट हैं जो गवर्न करती हैं पर्सनालिटी राइट, बट नॉट एक्सप्रेसिबली मेंशन्ड इन इट। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमी प्रॉपर्टी। तो रिसेंटली क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक प्रॉपर्टी थी जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के एंसेस्ट्री से थी, उसको सेल कर दिया गया। तो एनवी प्रॉपर्टी है क्या? एनवी प्रॉपर्टी एक्ट एक है 1968 का, इसमें डिफाइन करा गया कि एनिमी क्या है। इसमें ऐसी कंट्री दैट कमिटेड एक्सटर्नल एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना। तो अगर जो उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है तो उसको ऑक्शन करके सेल कर दिया जाएगा। ठीक, और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के होती है। जैसे दिस एक्ट एम्पावर्स कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक, राइट टू बी फॉरगेटन, also known as right to erase, and deal with individual right to have control over use of personal data by organization। अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल राइट टू बी फॉरगेटन कर सकता है, बट ये राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए भी आपके डाटा, पर्सनल डाटा लिए जा सकते हैं, तो इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। In Justice K.S. Puttaswamy case 2017, Supreme Court recognized right to be forgotten as a part of right to life under Article 21। एक एक्ट आया था डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में, उसमें भी राइट टू बी फॉरगॉटन मेंशन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनर लाइन परमिट। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ILP इन चौमुकेदमा, न्यूलैंड एंड दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने के लिए ILP। ILP होता क्या है? एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय गवर्नमेंट टू अलाउ इंडियन सिटीजन टू ट्रैवल इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर अ लिमिटेड पीरियड।
ILP is ऑफिशियली यूज्ड टू प्रोटेक्ट ट्राइबल कल्चर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसका जेनेसिस कहाँ है? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। तो डिफरेंट टाइप्स के ILP होते हैं, जैसे कि टूरिस्ट के लिए अलग ILP होगा, और लॉन्ग टर्म स्टे के लिए, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए लॉन्ग टर्म स्टे करना है, उसके लिए अलग ILP है। ये कौन कौन से स्टेट में ILP लागू है? जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। मैप के थ्रू ये वाले पार्ट ILP, और ये जो चार है ये 6 शेड्यूल है: आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम कॉमन है दोनों में। हालांकि ये जो ILP है, ILP NRI, PIO कार्ड होल्डर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड होल्डर और OCI कार्ड होल्डर, ये लोग एलिजिबल नहीं है ILP के लिए। ये लोग एक अलग अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर प्रोटेक्टेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट के लिए। प्रोटेक्टेड एरिया क्या है? एरिया फॉलिंग विद इन इनर लाइन परमिट एंड इंटरनेशनल बॉर्डर, उनके बीच के एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल फेडरलिज्म। तो रिसेंटली क्या हुआ? सम स्टेट्स हैव मूव टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द सेंटर फॉर डिस्प्यूट ओवर शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये फिजिकल फेडरलिज्म होता क्या है? जैसे कि यूनियन हो गया, स्टेट हो गया एंड लोकल गवर्नमेंट हो गया, इनके बीच में शेयरिंग ऑफ फंड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन इंडियन फेडरल सिस्टम, इसी को फिजिकल फेडरलिज्म कहते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिगार्डिंग फिजिकल फेडरलिज्म अरेंजमेंट, जैसे कि 7 शेड्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन 7 शेड्यूल में डिलीनेट करता है टैक्स बेसिस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स अंडर आर्टिकल 246। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है रेवेन्यूज का बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स? जैसे कि टैक्स लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट ओनली असाइन टू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 269। कुछ ऐसे टैक्स हैं जैसे कि लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ GST इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स, और जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेड एंड कॉमर्स बेसिस पे हो रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, और ये रिकमेंड करा गया था GST काउंसिल के द्वारा। GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर आर्टिकल 279A। टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन, जैसे कि कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, GST हो गया, सेंट्रल GST, ETC, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स अंडर आर्टिकल 270। ये रिकमेंड किया गया था फाइनेंस कमीशन के द्वारा। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 से कॉन्स्टिट्यूट होती है बाय द प्रेसिडेंट। अब ये जो डिवैल्यूएशन होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, उसको कहते हैं वर्टिकल डिवैल्यूएशन। जैसे कि शेयर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम डिविजिबल पूल विच प्रेजेंटली स्टैंड 41% बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन थी वो 41% का डिवैल्यूएशन टारगेट था बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? NK सिंह। और कुछ हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन होते हैं बिटवीन स्टेट्स, एमंग स्टेट्स शेयर होते हैं रिसोर्सेज। और 15 फाइनेंस कमीशन जो है असाइन करी थी क्राइटेरिया, जो कि वेटेज के आधार पे है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन स्टेट। जैसे कि इनकम डिस्टेंस, एक मैक्सिमम शेयर जो है 45% का इनकम डिस्टेंस है स्टेट्स के बीच में। एरिया 15% शेयर है। पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 15%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसा है स्टेट का। इकोलॉजी एंड फॉरेस्ट 10% एंड फिजिकल एफर्ट 2.5%। तो ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए ये क्राइटेरिया। इसमें सबसे ज़्यादा शेयर है इनकम डिस्टेंस का। कुछ ग्रांट इन एड देती है सेंटर स्टेट को अंडर आर्टिकल 275। अब बोरोइंग से रिलेटेड क्या क्या है प्रोविज़न? जैसे कि आर्टिकल 292 में ये कहा गया कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ पावर टू बोरो मनी आइदर विद इन और आउटसाइड द कंट्री, बट ये पावर स्टेट्स को नहीं होती है। अंडर आर्टिकल 293 ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट कैन बोरो विद इन इंडिया नॉट अब्रॉड। ठीक। फिर फाइनेंस कमीशन जो है एस्टेब्लिश होता है अंडर आर्टिकल 280 टू एजुकेट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सोर्सेज क्या हैं स्टेट रेवेन्यू के? जैसे कि कुछ टैक्स रेवेन्यू हो गए,
स्टेट का खुद का टैक्स रेवेन्यू हो गया या फिर डिवेल्यूएट हुआ जो कि सेंटर से। कुछ नॉन टैक्स भी होते हैं जैसे डिविडेंड प्रॉफिट फ्रॉम पीएससी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से, या फी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से। कुछ ग्रांट्स मिलते हैं यूनियन से स्टेट को, जैसे कि डिजास्टर रिलीफ के लिए मिला, लोकल बॉडीज़ के लिए मिल रही है, ऐसा कुछ उनका सोर्सेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है डिमांड करा गया है बिहार और आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? स्पेशल कैटेगरी स्टेट में जनरली जो है ज़्यादा फंडिंग मिलती है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स। तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है कुछ कंडीशंस भी दिए जाते हैं, जैसे कि कोई स्टेट जो है जोग्राफिकल या फिर सोशो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस फेस कर रहा है। ये पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था 1969 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। और सबसे पहली बार जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, नागालैंड को असाइन करा गया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। प्रेजेंट टाइम में पूरा नॉर्थ ईस्ट आते हैं आठों, सिक्किम को लेके, हिमाचल प्रदेश, यूके, ये हिली टेरेन की वजह से। और ये जो ग्रांट्स रिसीव करेंगे ये एक फार्मूला के बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन गाडगिल मुखर्जी फार्मूला। गाडगिल मुखर्जी फार्मूला याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है? अंडर आर्टिकल 371 के अंदर मेंशन है स्टेट्स। क्राइटेरिया क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का? या तो हिली एंड डिफिकल्ट ट्रेन हो जैसे कि यूके और हिमाचल प्रदेश को है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हो, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो। ये सब कुछ क्राइटेरिया हैं कुछ। फिर अभी ये पढ़ा गया था कि स्पेशल पैकेज अनाउंस करा गया था बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सिक्स शेड्यूल। देयर इज एन इंक्रीज डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन सिक्स शेड्यूल। डिमांड चल रहा था कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो सिक्स शेड्यूल में जाने के लिए इतना इतना ज़्यादा एग्रेशन की वजह से कि सिक्स शेड्यूल में जो भी स्टेट्स आते हैं उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं। तो सिक्स शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के अंदर आता है, और ये बरदौली कमेटी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। और जो भी सिक्स शेड्यूल कैटेगरी में आते हैं उन वो एम्पावर होते हैं गवर्नर टू क्रिएट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल एस्टेब्लिश होते हैं सिक्स शेड्यूल में। एडीसी और एआरसी क्या है? एडीसी में 30 मेंबर होते हैं जिसमें से 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर एंड 26 इलेक्टेड होते हैं। प्रेजेंट टाइम में 10 एडीसीज हैं विद इन 4 स्टेट्स। 4 स्टेट्स कौन कौन से? एटीएम स्क्वायर, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और एआरसी क्या क्या होते हैं? एआरसी होते हैं किसी एक स्पेसिफिक ट्राइब के लिए विद इन ए रीजन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। इनके पास लॉ मेकिंग पावर होता है, सब्जेक्ट टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, मैरिज, सोशल कस्टम, पावर टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, इम्पोज टैक्सेस और रॉयल्टी कलेक्ट करने का पावर होता है इनके पास। कुछ जुडिशियल पावर्स भी होते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल से जो है डिक्लेयर करा जाता है बाई प्रेसिडेंट इन ए स्टेट ऑफ इंडिया। जनरली जो है करंटली 10 स्टेट्स में है ये, और ये जो है गवर्नर के द्वारा किया जाता है। और सिक्स शेड्यूल अभी प्रेजेंट टाइम में 4 स्टेट्स में है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एटीएम स्क्वायर। इसमें से जो आसाम है यहाँ पे गवर्नर डिसाइड करता है कि स्टेट लॉ या फिर पार्लियामेंट्री लॉ की अप्लीकेबिलिटी, कि वो डायरेक्टली अगर जो नहीं वहाँ पे इन्फोर्स हो गए तो कुछ मॉडिफिकेशन करा जाएगा पार्लियामेंट या स्टेट लॉज में, तब वो अप्लाई हो सकते हैं। तो ये इसका काम है गवर्नर का डिसाइड करना। बट जो त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय है यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लॉज। फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, सिक्स शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। ठीक है। जो पेसा एक्ट था, पेसा एक्ट 1996 का, वो फिफ्थ शेड्यूल पे अप्लाई होता है। ठीक, और वो सिक्स शेड्यूल पे नहीं अप्लाई होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स।
न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 10 साल हो गया तेलंगाना का, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लीजिए कि कैसे नए स्टेट्स बनते हैं। तो अंडर आर्टिकल 3 डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स का, और ये पावर इंपावर करता है पार्लियामेंट को, मे बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग ए टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। ठीक है। और ये होगा, ये बिल इंट्रोड्यूस होगा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन पे ही बिल इंट्रोड्यूस होगा किसी भी हाउस में। और फिर प्रेसिडेंट जो है ये बिल रेफर करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर को टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। बट जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी एडवाइस जो है प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। एंड पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन दैट टू इज विथ सिंपल मेजॉरिटी। इसीलिए नया स्टेट का क्रिएशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आता अंडर आर्टिकल 368। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट पावर रहती है टू क्रिएट ए न्यू डिस्ट्रिक्ट और अल्टर और एबॉलिश एग्जिस्टिंग वन। कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं, जैसे कि इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अगर जो कोई इंडियन टेरिटरी है वो फॉरेन को देनी है, फॉरेन स्टेट को देनी है, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू होगा अंडर आर्टिकल 368। ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी जो थी, सबसे पहले आई थी एसकेधर कमीशन 1948 में, जो रिकमेंड करी थी कि स्टेट का डिवीज़न होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर्स। भी जब देश आज़ाद हुआ तो लिंग्विस्टिक फैक्टर पे डिवीज़न करने के लिए कह रहे थे, स्टेट को डिवाइड करने के लिए कह रहे थे, तो ये मना कर दी थी लिंग्विस्टिक फैक्टर पे। फिर जेबीपी कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी। जेबीपी नाम से ही है, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पत्तावी सीतारामैया। 1941 में ये भी इस्टेब्लिश हुई थी, ये भी रिजेक्ट कर दी थी लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। लास्ट में आई फजल अली कमीशन 1953 में, आइडेंटिफाई 4 फैक्टर फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री मेंटेन रहे, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी मेंटेन रहे, फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन होना चाहिए, एंड प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नेशन एज अ होल। तो फजल अली कमीशन जो है रिकमेंड करी थी कि 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज एस्टेब्लिश करे गए थे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआरस, ये क्या होते हैं? इट इज़ डेवलप्ड बाय नालसा, जैसे कि ऑनलाइन मीडिएशन ट्रेनिंग वेब पोर्टल लॉन्च करा गया है, और ये डेवलप किया गया था कोलैबोरेटिव बाय नालसा एंड मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी। ठीक है। एडीआरस क्या होते हैं? एडीआरस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच डिस्प्यूट्स आर एड्रेस्ड एंड सेटल्ड आउटसाइड द कोर्ट रूम। कोर्ट रूम के बाहर ही सेटल कर दिया जाता है डिस्प्यूट को। कितने टाइप के एडीआरस होते हैं? जैसे कि आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, नेगोशिएशन, कोलैबोरेटिव लॉज। जैसे कि आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर होता है थर्ड पार्टी, जो कि फॉर्मली एंड लीगली बाइंडिंग अवार्ड्स या फिर डिसीजन देता है किसी भी मैटर में, आर्बिट्रेटर, और वो फॉर्मली एंड लीगली बाइंडिंग होती है। ठीक है। मीडिएशन में क्या होता है? थर्ड पार्टी रहती है, ओनली फैसिलिटेट द मीडिएशन बिटवीन द टू पार्टीज। कंसिलिएशन में क्या होता है? इसमें थर्ड पार्टी होती तो है, लेकिन थर्ड पार्टी अपना व्यूज़ भी देती है। नेगोशिएशन में क्या होता है? दो पार्टीज बिना कोई थर्ड पार्टी के आपस में नेगोशिएट कर लेती हैं। तो ये कुछ तरीके हैं टाइप्स ऑफ एडीआरस। बाकी ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, एस्टेब्लिश बाय कन्वेंशन ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, नॉट सो इम्पोर्टेंट। मीडिएशन एक्ट देखते हैं 2023 का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड असेंट टू मीडिएशन एक्ट 2023।
मीडिएशन एक टाइप का एडीआर ही है, जैसे कि सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट विथ असिस्टेंस ऑफ थर्ड पर्सन रेफर टू एज मीडिएटर। कौन कौन से केसेस के डील करते हैं, जैसे सिविल केसेस और कॉमर्शियल डिस्प्यूट बाय मीडिएशन के थ्रू करा जा सकता है। यहाँ पे मीडिएशन के थ्रू क्रिमिनल केसेस नहीं करे जा सकते हैं, क्योंकि क्रिमिनल केसेस नॉन कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, जैसे कि डिस्प्यूट नॉट फिट फॉर मीडिएशन, जैसे कि किसी माइनर के अगेंस्ट कोई क्राइम हुई है, या कोई अनसाउंड माइंड के अगेंस्ट, या कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुआ है, या किसी थर्ड पार्टी के राइट्स हैम्पर हो रहे हैं, इन केसेस में मीडिएशन नहीं करा जा सकता। टाइमलाइन क्या है, मीडिएशन के थ्रू 120 डेज में कंप्लीट करने होते हैं मीडिएशन, बट इसको एक्सटेंड करा जा सकता है अनदर 60 डेज विथ कंसेंट ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व। ठीक है, बाकी इसमें चेयरपर्सन होते हैं, 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। वन टाइम एक बार रीड कर लेना आप, बाकी इससे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्फोर्सबिलिटी, एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन विल बी बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल इन सेम मैनर एज ए कोर्ट जजमेंट। ठीक है, तो ये बाइंडिंग जजमेंट देती है। वर्डिक्ट कैन बी चैलेंज बिफोर ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विद इन 90 डेज। अगर जो कहीं मीडिएशन हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है या कोई करप्शन हुआ है उसमें, तो वो फर्दर कोर्ट में चैलेंज करा जा सकता है विद इन 90 डेज ऑफ द वर्डिक्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज लोक अदालत। तो सुप्रीम कोर्ट एक स्पेशल लोक अदालत ऑर्गेनाइज करी है, उसी के बारे में है। लोक अदालत क्या कहते हैं, पीपल्स कोर्ट। ये भी एक तरह का अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो जो लोक अदालत है, ये एक स्टेचुटरी बैकिंग है, जो कि सेटअप किया गया है अंडर आर्टिकल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इसी एक्ट में अमेंडमेंट करके 2002 में परमानेंट लोक अदालत एस्टेब्लिश करा गया था। तो जो जितने भी एडीआर्स होते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो उनके पास सेम पावर होता है एज अ सिविल कोड, बट दे आर नॉट बाउंड बाई प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंड नहीं होते हैं वो लोग। डिसीजन मेड बाई लोक अदालत इज अ फाइनल एंड बाइंडिंग, नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट्स डिसीजन। तो लोक अदालत का डिसीजन फाइनल होता है एंड बाइंडिंग होती है। पहली बार लोक अदालत जो बनी थी 1982 में, जूनागढ़ गुजरात। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री लीगल एड। तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में आर्टिकल 39A है, जो कहता है फ्री स्टेट टू इंश्योर फ्री लीगल एड टू ऑल द सेक्शन ऑफ सिटीजन। ठीक है, जैसे कि इट रेफर्स टू प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विस टू इंडिविजुअल हु आर अनेबल टू अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन। जो वीकर सेक्शन है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते लीगल रिप्रेजेंटेशन का, उनके लिए फ्री लीगल सर्विस देना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, आर्टिकल 39A ऑफ डीपीएसपी, इंश्योर दैट जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी पर्सन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। और ये प्रोविज़न ऐड करा गया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो ये डीपीएसपी में था, उसी की वजह से एक एक्ट बनाया गया था इन्फोर्स करने के लिए उसको, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में, जो कि इन्फोर्स हुआ 1995 में। टू कॉन्स्टिट्यूट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ टू प्रोवाइड फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। और इसी एक्ट के थ्रू नालसा नेशनल लेवल पे एक बॉडी बनाई गई, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे एक बॉडी बनाई गई, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई थी। नालसा ये स्टेचुटरी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 टू प्रोवाइड फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शन। एलिजिबिलिटी क्या होती है फ्री लीगल एड का, अब जैसे अमिताभ बच्चन है, वो भी सीनियर सिटीजन है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो भी फ्री लीगल एड मिलेगा, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो जैसे वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गए, इनके लिए होती है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए,
कोई मेंटली इल है या डिसेबल्ड पर्सन है, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग या कोई बेगर है उसको ट्रैफिक कर लिया गया था, या फिर स्टेट जो है एक मिनिमम एनुअल इनकम डिसाइड करेगी, इसके आधार पे होगा। अगर जो सुप्रीम कोर्ट में करना है तो फिर लेस देन 5 लाख एनुअल इनकम होना चाहिए। SC STs को मिलते हैं, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर्स को। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। तो ट्रिब्यूनल एक कसाई जुडिशियल बॉडी है और इसका एक ही काम था, टू रिड्यूस द केस लोड ऑफ जुडिशरी, क्योंकि फास्टर केसेस डिस्पोज करे जा सकें थ्रू ट्रिब्यूनल्स। और ट्रिब्यूनल्स है ये सिविल कोड प्रोसीजर को नहीं फॉलो करते हैं। जैसे कि ये इलाहाबाद, ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल while exercising contempt jurisdiction under Administrative Tribunal Act lies to Supreme Court only, not the High Courts। अब इसमें डिस्प्यूट रहता है कि ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर्स जो है उसको फर्दर अपील सुप्रीम कोर्ट में करें कि हाई कोर्ट में। तो जो ट्रिब्यूनल होते हैं इसके लिए दो आर्टिकल है, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। 323A जो है इसमें एक आगे पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट लॉ, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट दोनों बना सकती हैं लॉ। जैसे कि कैट जो है इस्टेब्लिश करा गया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, अंडर आर्टिकल 323A। और ये कैट जो है क्या जुरिडिक्शन है इसका, डिस्प्यूट एंड कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट में अगर जो कोई डिस्प्यूट है तो वो इस ट्रिब्यूनल में जाएगी, कैट ट्रिब्यूनल में, जो कि अंडर आर्टिकल 323A में इस्टेब्लिश हुआ है। 323B में क्या क्या मैटर्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 323B में स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट दोनों लॉ बना सकती हैं, और ये ऐसे मैटर्स डील करते हैं जैसे कि टैक्सेशन हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, इन सब मैटर्स में ट्रिब्यूनल्स बनते हैं। ठीक है। एंड अपील फ्रॉम द ट्रिब्यूनल यूजली लाइज विथ कंसर्न हाई कोर्ट। हाउएवर सम लॉज स्पेसिफाई दैट अपील्स विल बी हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि ट्रिब्यूनल्स बनाया गया था, लाया गया था इसका कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार 42nd अमेंडमेंट से 1976 में, बाय एडिंग आर्टिकल 323A एंड 323B। 323A जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, और 323B जैसे कि टैक्सेस से कोई मैटर है, डिस्प्यूट्स है, या फिर लैंड रिफॉर्म से, ये सब मैटर डील करती है। और ये रिकमेंड करा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू। कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनते हैं। पर्पस क्या है, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट ऑन ए स्पेसिफिक मैटर। जैसे कि टैक्सेशन का मैटर हो गया, अलग हो गया, लैंड रिफॉर्म का मैटर हो गया, अलग हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो रहा है तो NGT लेगी। नॉट बाउंड बाई स्पेसिफिक प्रोसीजर बट गवर्नड बाई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये कोड के प्रोसीजर को नहीं फॉलो करते और ये बाउंडेड बाय द प्रोसीजरल कोड्स। यहाँ पे जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर दोनों होते हैं, यहाँ पे केवल जुडिशियल ओनली। नेक्स्ट टॉपिक इज बेल। तो रिसेंटली क्या हुआ, 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रूल दैट बेल इज ए रूल एंड जेल इज ए एक्सेप्शन। ठीक। कोर्ट ऑब्जर्व दैट डिनाइंग ए बेल इज डिजर्विंग केसेस इन violation of rights under article 21। तो बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस, जिसमें बेलेबल ऑफेंसेस अगर जो है
तो वहाँ पे मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अगर जो कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1/3 अगर जो वो मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट का कवर कर लेता है तो उसको बेल मिल सकता है। कुछ टाइप्स ऑफ बेल हैं इंडिया में, जैसे कि रेगुलर बेल हो गया, ग्रांटेड टू ए पर्सन ऑलरेडी अरेस्टेड एंड इन ए पुलिस कस्टडी। अरेस्ट हो चुका है उसके बाद जो बेल मिलेगा वो रेगुलर बेल है। एंटीसिपेटरी बेल ये होता है, प्रिकॉशनरी बेल होते हैं, इज ग्रांटेड बिफोर द अरेस्ट ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। फिर इंटरिम बेल होता है, इंटरिम टेम्पररी बेल होता है। डिफॉल्ट बेल क्या होता है? व्हेन पुलिस फेल्स टू फाइल ए चार्जशीट, एफआईआर रजिस्टर होगा, फिर कोर्ट में केसेस चलेंगे, फिर वहाँ पे चार्जशीट फाइल करनी होती है पुलिस को। अगर जो वो चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रही है तो फिर डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक ग्राम न्यायालय। तो ग्राम न्यायालय एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 से बनी है। ठीक है। ग्राम न्यायालय आर डीम्ड टू बी द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक न्यायाधिकारी फॉर ईच ग्राम न्यायालय इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। और एक ये मोबाइल कोर्ट की तरह है जो कि दोनों केसेस को डील करता है, सिविल केसेस को और क्रिमिनल केसेस को भी। ठीक है। इट इज नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये अपने केसेस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से करते हैं और ये बाउंड नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट से। अपील इन क्रिमिनल केसेस लाइज टू सेशन कोर्ट एंड सिविल कोर्ट लाइज इन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। और जो कोई क्रिमिनल केसेस है तो सेशन कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और सिविल केसेस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ये डिफाइंड है अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। दो आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215, गिव पावर टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। दो टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं, एक सिविल कंटेम्प्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में जब कोई आदमी जो है विलफुल डिसोबे कर दे जजमेंट का या फिर डिक्री का या फिर डायरेक्शन और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, विलफुल डिसोबीडेंस करेगा तो सिविल कंटेम्प्ट लगेगा। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर विच स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की अथॉरिटी को लोअर कर रही है अगर जो, या फिर इंटरफेयर विद इन ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर रहे हैं अगर जो, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, तो इन केसेस में क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगेंगे। मर्सी पिटिशन, प्रेसिडेंट हैज़ रिजेक्टेड द मर्सी पिटिशन of a Lakshri Taiba terrorist sentenced to death for a December 2000 रेड फोर्ट अटैक। जो अटैक होता है उसका मर्सी पिटिशन फाइल करा है प्रेसिडेंट से। तो आर्टिकल 72 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, सस्पेंड और रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस वेयर सेंटेंस इज, या तो वो कोर्ट मार्शल का केस हो तो प्रेसिडेंट जो है मर्सी पिटिशन प्रेसिडेंट के पास फाइल कर सकते हैं, या फिर ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स, अगर जो यूनियन का कोई लॉ है अगर जो वो वायलेट हुआ है तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटिशन फाइल कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा जो उसके डेथ सेंटेंस सुनाई गई हो उनको। ठीक है। तो ये सब पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट के। फिलहाल तो प्रेसिडेंट जो है रिजेक्ट कर दिए हैं। अच्छा है, तुरंत मार देना चाहिए, इतना टाइम लगा दिए। क्यूरेटिव पिटिशन, तो सुप्रीम कोर्ट क्वेसेस आर्बिट्रल अवार्ड अगेंस्ट दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। क्यूरेटिव पिटिशन क्या है? इट इज़ द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल टू पर्सन whose review petition has been dismissed by the supreme court। दो पिटिशन फाइल कर सकते हैं, या तो रिव्यू पिटिशन, तो अगर जो रिव्यू पिटिशन जो है डिसमिस कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है रेमेडी का वो है क्यूरेटिव पिटिशन।
और ये पहली बार आया था जैसे हुर्रा वर्सेस हुर्रा केसेस में। क्यूरेटिव पावर ऑफ कोर्ट flows from आर्टिकल 142, पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। ठीक है। क्यूरेटिव पटिशन कब कब के लिए है, जैसे कि कोई वायलेशन हुआ है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, या जज फेल टू डिस्क्लोज हिज कनेक्शन विद द सब्जेक्ट मैटर, या देर इज अप्रीहेंशन ऑफ बायस हुई है केसेस में, तो उस केसेस में क्यूरेटिव पटिशन फाइल किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। अब ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स हैं मच मोर एफिशिएंट इन हैंडलिंग रेप केसेस, जैसे कि पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च किया गया था 2019 में, इसको एक्सटेंड करके 2026 तक ले गया गया। और ये जो फंडिंग होती है इसमें सेंटर बियर करता है इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम निर्भया फंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है। जीरो एफआईआर क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे पहले ये था कि जहाँ पे क्राइम हुआ है वहीं के नज़दीकी थाने पे जो है एफआईआर दर्ज होती थी, बट ज़ीरो एफआईआर जो है ये हो गया कि अगर जो जैसे यहाँ बिहार का कोई है वो यूपी में आया, वहाँ पे क्राइम करा और चला गया फिर बिहार, तो जहाँ पे क्राइम हुई है वहाँ के पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और वो एफआईआर जो दर्ज होगा, जैसे कि इट रेफर्स टू एफआईआर दैट रजिस्टर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया वेयर द ऑफेंस कमिटेड। ऑफेंस कहीं भी कमिटेड हो उससे नहीं मतलब है, एफआईआर दर्ज हो जाएगा, जीरो एफआईआर। तो वंस रजिस्टर्ड इट ट्रांसफर टू अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। एक जगह रजिस्टर हो गया फिर वहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा पुलिस स्टेशन में, अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन में। तो जो नो रेगुलर एफआईआर नंबर इज़ प्रोवाइडेड इनिशियली, जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं होगा अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन में तब तक कोई एफआईआर नंबर नहीं प्रोवाइड होती है। जस्टिस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर निर्भया केस 2012, उस केस के बाद जो है इस्टेब्लिश करा गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर, जैसे मैरिटल रेप वाला केस चलता रहता है हमेशा, तो इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर क्या है कि लीगल डॉक्ट्रिन अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ दैट प्लेसेस ए मैरिड वुमेन अंडर द कवर ऑफ हर हस्बैंड ट्रीटिंग देम ए सिंगल एंटिटी, दोनों को सिंगल एंटिटी माना जाता है। इट सस्पेंड्स बीइंग बीइंग वेरी बीइंग और लीगल एक्सिस्टेंस ऑफ ए वुमन आफ्टर मैरिज। वुमन का कोई लीगल एक्सिस्टेंस नहीं होता है आफ्टर मैरिज, दोनों एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट होते हैं। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है? इट मीन्स दैट केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू लॉज, जैसे हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कि डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है कि डीपीएसपी में अगर जो 39 बी एंड सी इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा, कोई सी में दिया कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करना है, और यहाँ पे जो है फंडामेंटल राइट फिर वायलेशन होगा। तो अगर जो दो लॉ जो है कॉन्फ्लिक्ट में है and their interpretation should be in a way in which spirit and essence of both the laws are maintained। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यही है कि दोनों लॉ अगर जो कॉन्फ्लिक्टिंग है तो उनका इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए कि दोनों का स्पिरिट एंड एसेंस ऑफ बोथ द लॉज आर मेंटेन्ड। और ये शंकरी प्रसाद केस यूनियन ऑफ इंडिया में पहली बार कहा गया था ऐसा, 1951।